Hi guys. So after successful completion of part 1 and part 2, we'll continue with the part 3 of socialism in Europe and Russian Revolution. तो हमने अभी तक क्या देखा था कि स्टार्टिंग में यूरोप की वजह से जो पूरे यूरोप में मोनार्की को ख़त्म करने के बाद एक नए तरीके के सोशल ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। वो होते हैं लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स, जिनकी अपनी खुद की कुछ आइडियोलॉजीज हैं, वो कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं सोसाइटी में। उसके बाद वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है यूरोप में, जिसके बाद वहाँ पे एक नई क्लास इमर्ज होती है, वर्किंग क्लास, जिनका मेजर फोकस होता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स को एक्सपैंड करना है। फैक्ट्रीज आ गई हैं और वर्कर्स बहुत हाई तादाद में वहाँ पे आ चुके हैं, और वर्कर्स के आने के बाद वहाँ पे नई तरीके की सिचुएशंस और नए हालात पैदा हो गए हैं। जॉब वैकेंसी कम है और रहने की जगह नहीं है, गंदगी हो गई है, भीड़ भड़क्का बढ़ गया है, ओवर क्राउडेड प्लेसेस हो गई हैं, रहने की जगह नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ प्रोमिनेंट लोग जो हैं, जैसे कि रेडिकल्स और लिबरल्स, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टी इनके हाथ में है, तो ये उम्मीद ये कर रहे होते हैं कि भाई हम इसको किस तरीके से सुधारा जाए। इसी सब का इम्पैक्ट देखने को मिलता है रशिया में। रशिया में हमने क्या देखा था कि शुरुआती दौर में वहाँ पे जो इकॉनमी थी, वो इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट की थी, यानी कि फार्मर्स वगैरह, मेजरली प्रोडक्शन का काम होता था। यूरोप में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो वो इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट ये रशिया में भी, और सॉरी, यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था उसका इम्पैक्ट रशिया में भी देखने को मिला, जिसके बाद वहाँ पे भी कई तरीके के बदलाव देखे गए। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखी गई कि वहाँ पे ना, यूरोप में और रशिया में दोनों जगह पे एक नई लहर चल रही थी। उस लहर का नाम था द डिमांड फॉर सोशलिज्म। तो यहाँ से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। सोशलिज्म था क्या? सोशलिज्म एक नई ऐसी लहर थी, एक नई ऐसी डिमांड थी जो लोगों को सोसाइटी में उनकी बेसिक नेसेसिटीज दिला सके, जो उनको एक अच्छी जिंदगी बिताने में सपोर्ट कर सके। राइट। जो वर्कर्स थे, जो किसान थे, और जो पुअर लोग थे, ये तीन कैटेगरी को अगर हम समझे, ये सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड क्लासेस थी, सबसे ज़्यादा परेशान क्लासेस थी। फार्मर्स के पास अगर महंगाई आ रही है तो सपोर्ट का कोई, किसी भी साइड से सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है। अब फैक्ट्री वर्कर्स इमर्ज हो गए, लेकिन उनके पास भी किसी तरीके का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं आया है। राइट। उसी तरीके से द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनके पास भी किसी भी तरीके का सपोर्ट सेक्शन नहीं आया। राइट। तो इनको सपोर्ट दिलाने के लिए बहुत सारे जो सोशलिस्ट लोग थे, उन्होंने ये डिमांड करी थी, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए या लुइस प्लैंक हो गए, ऐसे कई तरीके के जो प्रोमिनेंट फिलोसोफर्स थे, वो ये कहते थे कि सोशलिस्ट सिस्टम तो आना चाहिए। अगेन मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि सोशलिस्ट सिस्टम में होता क्या है, एक सरकार जो लोगों के हित के लिए काम करे, जनता के फेवर के लिए काम करे। लेकिन अगेन गौर से बता रहा हूं, समझ लो, कंफ्यूज मत होना। सोशलिस्ट सिस्टम या कोई सरकार अगर जनता के हित के लिए काम कर रही है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लोगों को हक नहीं दिया जा रहा अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। राइट। रूलर को लगेगा कि इनकी 10 प्रॉब्लम में से 6 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो कर देगा। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि 10 की 10 प्रॉब्लम को ठीक करने की डिमांड रखी जाती है, जो जनता रखती है। राइट। लेकिन ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा लीडर आए, रूलर आए, जो जनता की डिमांड्स पे नहीं, जनता की परेशानियों पे काम करे, लेकिन अपनी मर्जी से। वो सोशलिस्ट सिस्टम था। तो फर्क है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। अब जब इस तरीके की परिस्थिति रशिया में देखी गई, तो रशिया में हमने एक सिस्टम देखा कि जो सोशलिस्ट के फेवर के जो लोग थे, स्पेसिफिकली हम फार्मर्स से शुरुआत करते हैं। तो रशिया के अंदर जो फार्मर्स थे, फार्मर्स लोगों ने रेवोल्यूशनरीज का साथ दिया। ठीक है। और रेवोल्यूशनरीज का साथ देने के बाद उन्होंने भी ये उम्मीद जताई रशिया के अंदर कि हमको भी सोशलिस्ट सिस्टम चाहिए, और इसीलिए उन्होंने वहां पे
एक रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया। ठीक है, हालांकि जिस टाइम पे ये सब हो रहा था उस टाइम रशिया का जो रूलर था, एक किंग था जिसका नाम था टी सार, टी साइलेंट होता है, इसका नाम था टी सार, राइट। जो टी सार था उसके कानून के तहत रशिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बनाना, कोई कम्युनिटी बनाना या किंगडम के खिलाफ जाना गैर कानूनी था। उसके बावजूद भी वहाँ के जो वर्कर्स थे, वहाँ के जो किसान थे, इन लोगों ने मिलके, ठीक है, कुछ सोशल ग्रुप बनाए, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए और अंदर ही अंदर ये बात चल रही थी। अब जब ये सब इलीगल था तो ये सब क्यों हुआ? ये सब छुपते छुपाते हो रहा था क्योंकि उनकी प्लानिंग ये थी कि हम पहले अपना सोशल ग्रुप को बनाएं, उसको एक्सपैंड करें, पावरफुल करें और उसके बाद इसको किंग के खिलाफ यूज किया जाए ताकि किंग की पावर को तोड़ा जाए और हम किंग को मजबूर कर दें कि किंग हमारी बात सुने। तो किसने ये ग्रुप बनाए, फिर से समझते हैं। एक फैक्ट्री वर्कर्स ने और एक जो फार्मर्स, किसान वगैरह थे, ये मेजर फोर्स थी जिन्होंने मिलके ये चेंजेस करे। अभी तक रशिया एक ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट कहती थी। ऑटोक्रेसी मींस एक सिंगल रूलर, ठीक है, जैसे कि किंग था वहां का टी सार, वो चला रहा था और उसके बेसिस पे वहां पे ये रूलिंग चल रही थी। अब आगे समझते हैं। अब टाइम बीतता चला गया, जैसे जैसे टाइम बीता, वहां का जो एनवायरमेंट है बहुत ठंडा है और ठंड की वजह से, ठीक है, वहां पे कई बार काम ठप हो जाता था। और क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स और जो किसान थे उन्होंने पहले ही अलग अलग तरीके की कुछ ग्रुप्स बनाए थे, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे जो गवर्नमेंट के, यानी कि टीसार गवर्नमेंट के, किंग के खिलाफ जा रहा था। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ वहाँ के जो प्रोमिनेंट फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और ठंड की वजह से और मौसम की वजह से वहाँ से इन्होंने अपने जो वहाँ की फैक्ट्रीज को शट डाउन कर दिया। ऑलरेडी हालात तंग थे, वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा थी, वेजेस का बहुत प्रॉब्लम था, इनकम के लिए ये लोग लड़ रहे थे। इनकी कुछ डिमांड्स वर्कर्स की ये भी थी कि ये लोग वर्कर्स से बहुत लंबे टाइम के लिए 14-14, 15-15 घंटे की ड्यूटीज कराते थे जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, राइट। तो उनकी जो मेजर कंडीशंस थी वो यही थी कि एक तो हमारी वेजेस कम है, हमको 14-15 घंटे के लिए काम कराते हैं, ठीक है, और बदले में हमको ना ओवर टाइम दिया जा रहा है ना कुछ। तो इस चीज़ के लिए इनकी लड़ाई पहले ही चल रही थी कि हमारा जो टाइम फ्रेम इसको 8 से 10 घंटे किया जाए, हमारी वेजेस को बढ़ाया जाए और हमको कुछ और बेनिफिट्स दिया जाए। अब इन सब के चलते जब इन्होंने अपनी डिमांड को फर्दर गवर्नमेंट के आगे रखने की कोशिश करी तो गवर्नमेंट ने पुलिस के फोर्स के तहत आर्मी को यूज करके, पुलिस को यूज करके इन सारे वर्कर्स को, किसानों के ऊपर अटैक करवाया, जिसमें कई सारे जो वर्कर्स हैं वो अपनी जान भी दे बैठे। 100 से ज़्यादा वर्कर मारे गए, ठीक है। अब होता क्या है कि इसकी वजह से वहाँ पे ट्रेड यूनियंस बनती है और इनका जो ग्रुप था, सोशल ग्रुप, ये बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि अब जो टी सार है, टी सार को दिखता है कि ये सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर जा रही है, राइट। जब ये सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर जा रही है तो वो वहाँ के इन लोगों को, क्योंकि ये बहुत मास लेवल पे था, पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पे थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए टी सार के पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तो वो कह देता है कि चलो ठीक है, तुम लोग एक काम करो, अपनी खुद की एक पार्लियामेंट बनाओ जिसमें सारे मैटर्स को हम लोग डिस्कस किया करेंगे और उसके बाद फिर आगे कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन टी सार जो किंग था ना, बहुत स्मार्ट था, बहुत स्मार्ट। इसने ये जो पार्लियामेंट बनाने की बात करी, इस पार्लियामेंट को नाम दिया गया डूमा। तो अगर क्वेश्चन कोई आता है डूमा पे, DUMA, तो डूमा मीन्स पार्लियामेंट विच इज फॉर्म बाय द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी नहीं है, डूमा सिर्फ एक टेम्परेरी पॉलिटिकल बॉडी का नाम है, ओवरऑल गवर्नमेंट का नाम नहीं है, सिर्फ एक पार्लियामेंट है जिसमें मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन किंग बहुत स्मार्ट था। किंग ने क्या किया कि उस डूमा को विद इन 75 डेज के अंदर, ठीक है, नल एंड वॉइड कर दिया और वहां पे एक नई डूमा बनाई जिसमें उसने अपने मेंबर बिठा दिए, सिर्फ नाम के लिए, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि किंग ने एक बार फिर लोगों को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया पार्लियामेंट का, जो 75 डेज के लिए था, और उसके बाद उसने पुरानी जो लोगो वाली डूमा थी, पार्लियामेंट थी, उसको हटा के
अपनी खुद की पार्लियामेंट फॉर्म कर ली। ये जो इंस्टेंस हुआ इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं, ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन निकल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ। एक जो पहली चीज है कि भाई इनका रेवोल्यूशन कैसे स्प्रेड हुआ है, यहाँ पे क्या है, सोशलिज्म की डिमांड कैसे बढ़ रही है, और सोशलिज्म को लाने के लिए जो जनता है, चाहे वो वर्कर्स हैं चाहे वो पीजेंट्स हैं, वो किंग से कैसे लड़ रही है। तो ये एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म। और इसमें क्योंकि वर्कर्स ने जो हड़ताल करी और वहां पे मुद्दे जो रखे, जिसके बाद उनके ऊपर अटैक हो गया और कई सारे जो वर्कर्स मारे गए, इस वाले इंसिडेंट को ब्लडी संडे भी कहा जाता है, क्योंकि जो मारपीट हुई ये संडे के दिन हुई और जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। तो एक ही क्वेश्चन से हमारे दो आंसर निकल रहे। हाउ डिड सोशलिज्म एक्सपैंडेड इन रशिया और व्हाट वाज ब्लडी संडे। अगर आप नोट्स में देखोगे, जो मैंने नोट्स दे रखे हैं, जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स हैं, उसमें मैंने इसको सेग्रीगेट करके दोनों ही क्वेश्चंस बना के आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चंस एक साथ कवर हो गए हैं। ठीक है, हाउ डिड सोशलिज्म एक्सपैंडेड इन रशिया, जो वर्कर्स और फार्मर्स की वजह से हुआ, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप बना लिए, और जब उन्होंने लड़ाई लड़ी टीसार के अगेंस्ट में, टीसार की पुलिस गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनको मारा पीटा, ये चीज संडे को ही, तो ये चीज ब्लडी संडे कहलाई गई। ठीक है गाइस, अब उसके बाद होता क्या, अब हम ये समझते हैं। राइट, यहाँ पे हमने देख लिया कि ब्लडी संडे भी क्या हो गया। इसके बाद का जो टॉपिक है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, ताकि आप पहले इस चीज को समझो, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक थोड़ा सा लंबा और वो कनेक्टिंग में जा रहा है। अब यहाँ से जिस टाइम पे जो गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, रशिया के अंदर सोशलिज्म की डिमांड है और वर्कर्स भी लड़ रहे हैं, फार्मर्स भी लड़ रहे हैं। अब किंग थोड़ा सा दबना शुरू हुआ, उसने पार्लियामेंट यानी कि डूमा की परमिशन दे दी है। ऐसे में यूरोप में क्या चल रहा है, यूरोप में इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुका है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक हुई थी, 1914 से 1918। तो वर्ल्ड वॉर किन हालातों में हुई, वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप में क्या बदला, वर्ल्ड वॉर की वजह से रशिया में क्या बदला, और उसके बाद स्टोरी ऐसे कैसे बढ़ी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं। स्टे ट्यून, गौर से देखो इसको, मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, नोट्स चाहिए नोट्स मांग लो, क्योंकि जो भी डाउट्स हैं मैं आपको सारे क्लियर करता रहूंगा। आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो, सो दैट आई कैन रिप्लाई। राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।